कोर्ट में बात उठी तो जज ने कहा कि हम खुद जानते हैं कि लोग किस तरह से पानी पीकर अपने पेट पर कपड़ा बांधकर रात में सोते हैं, भूख की हालत किसी से छुपी नहीं है। ये चीजें, सारी चीजें ऐसे रोक रखी है केंद्रीय सरकार ने जो समझ से बाहर है। मीडिया में ये बात फैलने लग गई है कि अब अनाज खत्म हो जाएगी, अनाज खत्म हो जाएगी, पीडीएस हम नहीं कर सकते। कि हमारे 60-70% लोग जो हैं वो गरीबी की किस अवस्था में, वो क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते हैं, उनको हर चीज़ के लिए जो पैसे की ज़रूरत आ रही है वो कहाँ से आएगी, उनका रोज़गार क्या है और उनका अधिपत्य क्या है। सरकार उनके लिए हमें पैसा नहीं है। इसको केवल काम में लिया जा रहा है लोगों को तकलीफ देने के लिए, और उसके ऊपर उनको उनका जो हक है, जो हक करने वाला है उसको नहीं मिल रहा है, और दूसरों का। तो 2-3 चीज़ें बस मैं कह देती हूँ जिससे होपफुली कुछ सवालों के जवाब आ जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि जो आंकड़े हैं वो आपने बिल्कुल सही कहा कि आंकड़े दिखाते हैं कि अगर सेंसस सही से होता, 2021 में होता, और हमने ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि अगर सेंसस होगा तो कम से कम 12 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास राशन कार्ड आज नहीं है, उन्हें इंक्लूड किया जा सकता है। और ये बात बिल्कुल गौर करने लायक है कि पीडीएस के तहत जो राशन मिल रहा है एनएफएसए के तहत, वो केवल उन लोग को मिल रहा है जो राशन कार्ड जिनको दिया गया है, और पीएमजीकेएवाई भी केवल उन्हीं को दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। तो मतलब जो 5 किलो राशन मिल रहा था प्रति व्यक्ति को एनएफएसए के तहत, वो भी उन्हें ही मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है, और पीएमजीकेएवाई ने जो एक्स्ट्रा 5 किलो दिया है वो भी उन्हें ही मिल रहा है। और पीएमजीकेएवाई को हर बार वापस लाते हुए सरकार ये लिखित में कहती है कि हम पहचान रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम है हंगर की। तो मतलब अगर सरकार कितना डिस्ट्रेस है, तो अगर सरकार ये समझती है कि कितना डिस्ट्रेस है, और ये भी साफ है कि सेंसस नहीं हुआ है, इवन यूनिवर्सलाइजेशन की बात ना भी करें, एनएफएसए में जितना कवरेज होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा, तो कोई कारण नहीं है कि सरकार इमीडिएटली जो पॉपुलेशन एस्टिमेट्स हैं वो हमारे नहीं हैं, सरकार के ही पॉपुलेशन एस्टिमेट्स हैं, कम से कम उनका इस्तेमाल करके सरकार लोगों को राशन देना शुरू करे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। आपने कहा कि आवाज़ किससे उठाएं, मतलब ठीक है, आप मत सुनिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, आप नकार दीजिए सब चीज़ों को, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। इस बार भी जब कोर्ट में बात उठी तो जज ने कहा कि हम खुद जानते हैं कि लोग किस तरह से पानी पीकर अपने पेट पर कपड़ा बांधकर रात में सोते हैं, भूख की हालत किसी से छुपी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, किसी और को जवाब मत दीजिए, आप सॉवरेन कंट्री हैं, आप अपने सुप्रीम कोर्ट में को तो जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, और इस तरीके की फिर एफिडेविट्स दिए जा रहे हैं कि देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है। यूनिवर्सलाइजेशन की बात जो आपने कही, देखिए जैसे ही टारगेटिंग होती है, ये केवल फूड की ही बात नहीं है, ये हमने देखा है भ्रष्टाचार के कारण, डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण जो सबसे हाशिए पे लोग हैं वो ज़रूर छूट जाते हैं, और इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन की डिमांड रही है। आप अगर देखें, जब कोटा चल रहा है, राशन कार्ड बनने के लिए भी कोटा चल रहा है, जो होमलेस हैं, जिनके आधार कार्ड या बायोमेट्रिक सही से नहीं चल रहे हैं, वो सबसे पहले एक्सक्लूडेड है। तो ऐसा तमाम लोग हैं जिनको कि टोटली रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई नहीं कह सकता कि इनको रिक्वायरमेंट नहीं है फूड सिक्योरिटी की, पर क्योंकि यूनिवर्सल सिस्टम ने, हम नहीं कह रहे कि यूनिवर्सल भी होगा तो बिल्कुल सब सही हो जाएगा, लेकिन इट विल बी अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट over what the situation is today. I think the question about State Food Commission in Delhi, there is supposed to be under the National Food Security Act, every state is supposed to have a State Food Commission. और सोशल ऑडिट का प्रोविज़न है। सोशल ऑडिट तो पूरे देश में ही हो नहीं रहे हैं सही से, और ये सरकारें मान रही हैं। और फूड कमीशन, दिल्ली में आज तक कोई फूड कमीशन नहीं बना है, इतने साल हो गए कानून को आए हुए। हमारे पास आरटीआई हम बार बार लगाते हैं, सरकार जवाब दे रही है कि हमने कभी सोशल ऑडिट नहीं करा है अंडर एनएफएसए, और ना ही फूड कमीशन है आज तक गठित। और जो आपने कहा कि
यूज़ नहीं हुए हैं, तो कुछ राज्य हैं जहाँ पर पूरा जो अभी एग्जिस्टिंग कोटा है वो यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मोस्टली राज्यों में, और जो बड़े राज्य भी हैं स्पेशली, वहाँ पर इतना बुरा हाल है कि कोटा यूज़ हो चुका है और उसके बियॉन्ड इतने लोगों ने अप्लाई कर रखा है। मैंने केवल दिल्ली का आंकड़ा दिया था और अभी उनके पास राशन कार्ड देने का कोई सिस्टम नहीं यूज़ किया गया। मैं एक चीज़, एक लाइन ही कह दूं ऑन यूज़ करना। मुझे राजस्थान का पता है, बार बार चिट्ठियां भेजते रहे कि ठीक है आपके पास मान लो 5 करोड़ राशन कार्ड है, 4 करोड़ जिनको मिल रहा है राशन, अब उनमें से 20% आपके इतने झंझट है, ये लगाओ अंगूठा करो, ये करो वो करो, जो कोई चले गया है माइग्रेट कर रहा है उनको नहीं दो क्योंकि आप ये चोरियाँ कोट अनकोट चोरियाँ रोकना चाह रहे हो, तो वो नहीं आए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम बफर रखना चाहते हैं, हमारी जो संख्या है उसमें बफर रखना चाहते हैं ताकि जो नहीं आके लें उनका हम खुला भी रखें, दे दें बाद में, लेकिन हम दूसरों को दें जो खड़े हैं लाइन में, क्योंकि 2-2 महीने 3-3 महीने कोई माइग्रेट करता है, नहीं लेते हैं, क्या वो नहीं करने दी। तो आप सोच रहे हो कि क्या खिलवाड़ हो रहा है, तो फिर नेचुरली वो वापस हम चिल्लाते रहे एज सिविल सोसाइटी कि आप ये वापस जाने दे रहे हो, आप ले ही नहीं रहे हो ये कोटा। अब कैसे लोगे? 100% कवरेज कभी नहीं होगा डिलीवरी में। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें ऐसे रोक रखी है केंद्रीय सरकार ने जो समझ से बाहर है। और अब फूड स्टॉक्स इतना नहीं है जो मैं उसी में कुछ ऐड करना चाहता हूँ बाद में जब Just 2 points I want to add. One is to do with this use नहीं हो रहा है। जैसे निखिल ने कहा, एक बहुत सारे कार्ड्स कैंसिल भी हो रहे हैं at the same time because of a lot of them because of आधार सीडिंग एंड डिजिटलाइजेशन। अभी हम लोग यूपी में भी एक सर्वे ऑनगोइंग है। देयर आर 2 types of cancellations. नंबर 1, परिवार में कुछ लोगों का नाम हट जाता है क्योंकि उनका आधार सीड नहीं हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हमें बताया गया कि उससे भी आधार का स्पेलिंग और राशन कार्ड का स्पेलिंग अलग है तो वो सीडिंग नहीं हुआ। बच्चे पैदा हुए हैं, उनका आधार नहीं बना है, या राशन कार्ड बंटने के बाद बच्चे हुए तो उनका नाम नहीं जुड़ा गया। जस्ट दोज फैमिलीज विच द गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग एज एलिजिबल that are getting ration cards have members who are not on the list, which means 5 kilos per head plus 5 is what they are not getting. On the other hand, there is the numbers of pending applications. So if you are saying use नहीं हो रहा है, हम उसको भी देखें कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। और जब भी खोला गया, जैसे दिल्ली में जब ई-कूपन सिस्टम खोला गया, 70 लाख लोग आए थे। They put their name saying we need ration. Then the Delhi government said अरे हमें clearly they didn't expect it. They said हम 20 लाख तक देंगे। लंबे लंबे लाइन्स हम लोगों ने देखा है। सो दिस यूज नहीं हुआ है अगेन दिस डेटा मैनिपुलेशन टू ट्राई एंड से देयर इज नो नीड। वी वेरी क्लियरली सी अ नीड ऑन द फूड स्टॉक्स। आई वांट टू ऐड दैट व्हाइल वी हैड दिस सिचुएशन ऑफ excess food stocks of going to the moon, through COVID we had 100 million tons. Through absolute mismanagement we are now in a situation where you can see मीडिया में ये बात फैलने लग गई है कि अब अनाज खत्म हो जाएगी, अनाज खत्म हो जाएगी, पीडीएस हम नहीं कर सकते। आई थिंक दिस ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, येस द स्टॉक्स आर गोइंग डाउन बट द वीट प्रोक्योरमेंट दिस ईयर वाज लेस देन हाफ ऑफ लास्ट ईयर। सरकार के ही आंकड़ों में प्रोडक्शन उतना नहीं गिरा, 10-12% प्रोडक्शन गिरा है, लेकिन जो खरीदी होती है वो 50% से ज़्यादा गिरा है। एक्सपोर्ट्स डबल हुए बैन के बावजूद, क्योंकि बैन लगाया जब पूरे एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट बन गए, सब डिसाइड हो गया, उसके बाद बोले कि अरे हमारे पास तो नहीं है अनाज, नहीं हो सकता है। अभी धान के खरीदी में भी हो सकता है यही हो। आई फील वी हैव टू बी विजिलेंट ऑन दिस बिकॉज द पैडी क्रॉप इज ऑल्सो अफेक्टेड, बट अगेन प्रोक्योरमेंट डज नॉट हैव टू फॉल सो मच। सही दाम देना पड़ेगा। एमएसपी currently the MSP that they've announced is lower than the market price currently, so they have to look at these kind of issues. It's not that it is impossible, both from the fiscal point of view कि ये पैसे नहीं है वाला आर्ग्यूमेंट भी गलत है, और ये अनाज नहीं है जो आर्ग्यूमेंट अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है वो भी गलत है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास है। कुछ अगर नहीं है तो सेंसिटिविटी नहीं है कि लोग भूखे मरे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं पड़ता है। दैट सीम्स टू बी द एटीट्यूड। देयर वर सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस आल्सो एंड
आई थिंक इसी ऑर्डर में One, हाँ दैट yeah, even on universalization, I just want to clarify that the right to food has always given some methods by which people who don't need it can will not get it, and that is you can use income tax brackets, you can use self exclusion, which is being done in other schemes. So universalization doesn't mean it will be 100% of janta. It means that the primary framework will be anybody, and out of that you will exclude based on certain. So you have criteria not for inclusion, you have criteria for exclusion. The right to food campaign has always made that very clear. So it's not key, don't waste. Nobody is asking for wastage. The other thing on the schemes and programs for children, that is midday meal, ICDS, and so on and so forth, I would also like to include very important points made on health and education. See, I was trying to make it clear that this indicator represents overall development. You have to look at the macroeconomic situation of this country, which other people are now raising, and you have to look at agricultural policy, you have to look at labor policy, you have to look at per capita income has gone up. Who has made this per capita income go up, and at whose cost? Without looking at all this, I think we cannot answer the questions of what role the schemes and programs are going to play. Because in health and education, we are seeing correctly it was identified कि illness भी होती है, कुपोषण में केवल खाने का मुद्दा नहीं है, उसमें बीमारी का भी मुद्दा होता है. But what are the investments in health? It's never gone up beyond 1.2, 1.3% of the GDP. The demand has, the promise has always been 2.5% of the GDP. So if you're saying it's not food, it's health, then okay, let's talk about health. There'll be denial there also. So, but and if you say it's not any of these, it is information and education. Let's talk about information and education. There's denial there also. What is the disinvestment in education? What is the disinvestment in health? When the overall paradigm is कि let everything be privatized and let private players deal with the whole country ka situation, and therefore you have to squeeze out all social security schemes and programs, which includes PDS, which includes all these other schemes and things which we are seeing. The method is this, that you don't have data, you create all kinds of difficulties, and then you say that you're going to squeeze these out and you're going to hand over that capital and that money and those resources to the private sector and say private sector will deal with people. That is the overall paradigm in which this has to be analyzed, this whole situation has to be analyzed. So midday meal program, it's not that the scheme is doing badly. ICDS also, they're doing a fair job. In the pandemic also, they did a decent job of trying to at least distribute food. But you have to see कौन से बच्चे स्कूल में आते हैं, कौन से बच्चे स्कूल से वंचित हैं. पैंडेमिक के बाद चाइल्ड लेबर बढ़ा है और बच्चे स्कूल से वंचित हुए हैं क्योंकि उनके परिवारों को काम नहीं है, उनको काम करना पड़ रहा है. मिड डे मील में और ICDS में जो मैंने पहले कहा था कि खाने की गुणवत्ता के इश्यूज़ हैं, जिसके बारे में हम निरंतर बोले जा रहे हैं कि भाई अंडे की बात चल ही रही है मिड डे मील में, उसको अडॉप्ट नहीं किया है ना. उसमें फल सब्जी डालने की, अगर आप मतलब जो लोगों को दूध चाहिए, अब जो भी आपको प्रावधान करना है कि केवल दलिया खिचड़ी से किसी बच्चे का कुछ नहीं होता है. तो मिड डे मील में भी और ICDS में भी बहुत कुछ और करने की बात है. लेकिन आई थिंक द लार्जर इशू इज़ कि जो लो हैंगिंग फ्रूट था इन कुपोषण में, जो था हंगर में, स्टार्वेशन में और मैल न्यूट्रिशन में, उसके कुछ पॉकेट्स भी हैं और उसमें कुछ सुधार भी आया है. अब जो मोटी चीज़ें हैं वो ये चीज़ें हैं कि हमारे 60-70% लोग जो हैं वो गरीबी की किस अवस्था में, वो क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते हैं, उनको हर चीज़ के लिए जो पैसे की ज़रूरत आ रही है वो कहाँ से आएगी, उनका रोज़गार क्या है और उनका अधिपत्य क्या है. बाकी सवाल उठाने की बात है, लोकतंत्र में सवाल उठाना हमारा अधिकार है सबका, और उसको अगर बुरा बताया जाए और उसको कई नामों से पुकारा जाए तो वो भी एक मेरे ख्याल से एक मुश्किल आती है जिसको सोचना पड़ेगा. अगर आपको लग रहा है कि सवाल हम किससे उठाएं, तो सवाल तो हम सरकार से उठाएंगे. हमारी सरकार है, हम इन्हें नियुक्त किया है, तो हम सरकार से ही बोलेंगे. वो हमारा अधिकार है और सरकार को इस बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए, ना ही इस पे आक्षेप उठाना चाहिए. मिसयूज करती राशन. हाँ जी, अच्छे खासे लोग उसे राशन के कोटा ले लेते तो उसे बेचते. मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अच्छे खासे लोग, उसमें इतना टाइम नहीं है. परिवार वालों को भी राशन कार्ड देते हैं, वो भी है ना अपना अच्छा खासे 50,000 1 लाख का तनख्वाहदार को भी राशन कार्ड देते हैं, वो लोग भी अच्छा खासा वो राशन खाते, पैसा बचाते. ये भी एक प्रोपेगेंडा है, इसके आंकड़े हैं. पर एक दो होते होंगे. लीगल कॉलोनी में है ये सब ये चीजें. राशन कार्ड बनाए भी झुग्गी झोपड़ी में बेचते हैं राशन, तो खुद खरीदते हैं. रोक लीजिए इसको. ये इनकी प्रक्रियाओं को रोकने का सबसे Misuse है सर, नहीं, misuse है. मिसयूज को रोकने की रोकिए ना मिसयूज को. मना नहीं कर रहे हैं सर. मैं हमने इतना दियो वो कमी अच्छा, पड़ती आप है. अपना सवाल पूछ लीजिए और फिर पैनलिस्ट को जवाब. तो आपका सवाल हम समझ. ठीक है मिस पत्र मिसयूज की बात. मैं एक हर्ष जी बोल लेंगे फिर विल टेक अनदर. नहीं, बस इतना कहना चाह रहा था कि सरकार आखिर में कहेगी कि इस सब के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और उसका थोड़ा सा मैं जवाब देना चाह रहा था कि
जिसको हम फ्रीबी कहते हैं, जैसे बड़े उद्योगपति को जितना सब्सिडी मिलता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जब गरीब को राशन देना है, रोज़गार देना है, बुज़ुर्ग को 200 रुपये से 500 रुपये या 1000 रुपये पेंशन देना है, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट करती है। मैं आर्थिक कारण दे सकता हूँ कि क्यों, मतलब अगर हमारी हर दूसरा बच्चा अगर कुपोषित है, हर तीसरा बच्चा कुपोषित है, मतलब उनका दिमाग और शरीर को पूरी तरह से विकसित होने का मौका नहीं मिल रहा। तो वो जब प्रौढ़ अवस्था में आएंगे और फिर शिक्षा ठीक से नहीं है, रोज़गार की उपलब्धता नहीं है, तो जितना मतलब हम आर्थिक कारण भी बता सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होगी अगर हम, देश का सबसे बड़ा धन क्या है? देश के लोग। अब हम अपने देश के लोगों पे सरकार, उनके लिए हमें पैसा नहीं है, और वो तो फ्री भी है और वो तो बेकार है। ये हमें, ये जो मैं कह रहा था पिछड़ता हुआ स्थिति, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। सरकार और समाज में हम जो अच्छे हालत में जो लोग हैं, हर ज़िंदगी का मूल्य बराबर का है। हर व्यक्ति का हक जीने का, हर बच्चे को, गरीब से गरीब घर के बच्चे को भी पोषण की ज़रूरत है, का हक है, शिक्षा का हक है, स्वास्थ्य व्यवस्था के हक है। जब तक हम समाज पे, इस पे हमारा विश्वास नहीं हो और सरकार पे हम दबाव नहीं डालें कि बाकी बाद में देखेंगे, पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, सामाजिक सुरक्षा सबको मिले। corporate subsidy is One question, you know, I think in the beginning there was a reference it's a relative thing. That is not that we've done very badly in everything, but that other countries have done better. And I think you said about Nepal and Pakistan. So I want to understand all countries, every country was affected by the pandemic. Every country's economy, including the rich countries, was affected. So what did the other countries really do? I mean, why is it that, you know, that the same methodology, and even if we say it's a foreign methodology, as was pointed out, that it's the same, I mean, I think even the government is not saying कि India के लिए कोई अलग सा methodology है. It's the same methodology which has been used for every country. So, in that case, what is it that the other countries did? You know, why they're, I mean, what is the takeaway? We'll take the आपका भी कुछ था। Good question. मैं तो ये कह रहा था जी, आपने जितनी बात बताई वो बात बिल्कुल एकदम सही है। हम भी गांव के हाथ में रहने वाले आदमी हैं, खेती कर रहे हैं, फसल बेचें। पिछले सीजन में गेहूं बिल्कुल नहीं बिका, अब के सीजन में धान की फसल आ गई। धान की उत्तर प्रदेश में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई खरीद नहीं हो रही। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ तो किसान इतना सारा पैदा कर रहा है कि उसकी फसल कोई उठाने वाला नहीं है, और दूसरी तरफ आप जो ये बात बता रहे हैं कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सरकार का जो है ऐसा, मतलब तो सरकार बावली होगी क्या? क्यों ऐसा करेगी? बिल्कुल सही सवाल सही है। दिनेश, आप अभी बोलना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चन? मैं जो सवाल आपने पूछा मेरे ख्याल में बिल्कुल सही सवाल है कि एक तरह से इतना साफ दिखता है कि हमारे पास अनाज है, आर्थिक विकास है, लोग भूखे सो रहे हैं, कुपोषित हैं, क्यों हम कुछ नहीं कर रहे हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही देते, पर्याप्त मात्रा में किसान की स्थिति भी बेहतर होती, अनाज पर्याप्त होता, फिर हम लोगों को बांटते, और क्यों नहीं सरकार कर रही है? ये जो आपने लॉकडाउन की बात की, लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग गरीब हुए, लेकिन एक इंसान है गौतम अदानी, उनका धन लॉकडाउन के दौरान 10 गुना बढ़ा, और अब वो दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर आदमी बन गया। ये कैसे हुआ? बावरे हो गए हैं या सोची समझी?
हित किसका हित किसको सरकार सुरक्षा करती है और किसकी ज़िंदगी की प्राथमिकता बिल्कुल नहीं है, ये सवाल है। आपका जो सवाल है, I've written one book, I've written 2 books now on the pandemic. I've also compared with other parts of the world. Everywhere else, I find that the government has done something a lot more to protect, both to protect livelihoods across very imaginative ways and to give a much stronger support system. जितना सरकार ने दिया है, we had to go to the Supreme Court, we had to get directions from the Supreme Court with great difficulty. Then the Prime Minister putting his picture and all of that, but it was really forced on them, and that is also a very tiny fraction. Again, it's very simple actually. People's livelihoods have collapsed because the government has chosen a certain pathway in policy, so the government has to protect them. We are not doing it. I mean, it is really, it is actually as simple as that, I think. It's in Nepal, for instance. I'll give you have a conversation later. Pakistan probably did the best because it did nothing. At least it didn't do the lockdown, so people's livelihoods didn't collapse. I mean, that's really the case. Just to take forward, that question on other countries, I think 3-4 things I would like to say here. First, the Global Hunger Report doesn't fully reflect the effect of the pandemic yet. Right? The National Family Health Survey, half of it was done before the pandemic. The other half was done immediately after the lockdown to see impact on stunting amongst children under 5, wasting and so on would take a slightly longer time. So we don't know the full effect of the pandemic on malnutrition on any country yet. So we should not restrict our analysis of understanding these positions to the pandemic. The second, therefore, the question is then beyond what did governments do in response to the pandemic, but what has been happening over the last few years. And that's where I think very clearly you see that in India, inequality has been increasing. Unemployment has been a serious issue. Wages have stagnated. I think this is a very important indicator which we are not using, again based on government data. If you look at rural wages, that's how they give the data, rural wages, rural non-agricultural wages, have been stagnating. The last 1 year, they have fallen in real terms. And social provisioning, healthcare, pensions, etc. And then if we look at social provisioning, last year after the budget, we put out the figures. I don't have the exact numbers here, but again in real terms, the budget for ICDS, the budget for midday meal, reduced by 25 to 30% in real terms. So जितना दाम बढ़ रहा है budget उतना भी नहीं बढ़ रहा है. So it is a combination of all of this, I think, which is why we are seeing, and like Vandana said, child malnutrition, mortality, these are really tip of the iceberg. They are telling us what is happening all across. It's not really only about that 1-year-old child. It is about what is happening in the society. It's accepted that these are really sensitive indicators जिससे हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है. Third thing, even during the pandemic, although this doesn't reflect, we do now have, recently there was an article I think in Deccan Herald that Santosh Mehrotra wrote, other people have been writing, Jayati Ghosh has written in places. If we compare the actual fiscal stimulus that governments gave as a proportion of their GDP, India is amongst the lowest. Even when we compare to the average of emerging market economies in the middle income जिसमें हम आते हैं, the fiscal stimulus we have given is lower than the other countries. हम उसको बढ़ा देते हैं because we include the credit stimulus in it, which is not something the government is spending, which is what the government has done in terms of reducing tax rate, in terms of saying we will make taking credit easier, all the NPAs that are being written off जिसका data public नहीं करते हैं, all this we are showing off as our stimulus. But what did they actually spend, which put money in the hands of people who spend on things in this country, not on stock markets, not on taking foreign trips. Who are those people? People who work in the Narega, people who get PDS. इनके हाथ में कितना पैसा गया है वो बाकी देशों के तुलने में कम ही गया है through the pandemic in India as well. And it's the overall system, I mean the economic system that we have, which is highly unequal. One last figure that I want to give, that post the 2019 tax rebate that was given, I don't again have the exact number,
कि उसके चलते कितना है, बट वी गूगल इट वी कैन फाइंड इट, पीपल हैव बीन राइटिंग अबाउट इट. But last year, just the major tax incentives, according to budget documents, is 1 lakh crores revenue foregone. If we include all the various kinds of tax incentives, it's over 5 lakh crores. Yeah, so if the Narega budget, what are we asking for? That it was 1 lakh 11 crores last year, they made it 73,000 crores this year, usko badha do. Look at the rebates on the other hand. There is no comparison. And then when we look at solutions for malnutrition also, it is again freebies to the corporate. Fortify kar do pura rice ko. If you want to do that, obviously you are accepting that there is so much anemia that you want to give everybody fortified rice. And you are willing to spend on that. But you are not willing to spend on procuring dal. आपके सवाल पे भी आते हुए, procurement is not an issue only for rice and wheat. If we are talking about food security, where we are seeing it's not just cereal security, तो दाल की procurement की क्या हो रही है? They gave it for 3 months, that's all. Why did we lose our self-sufficiency in oil, in dal? Why are we dependent on imports? It raises a large number of bigger questions which don't have answers, easy answers, but we know where the gaps are. We should close. Just on the corruption issues, Anjali can. Just 1 or 2 issues. पहली बात तो ये है कि आपने जो बात उठाई कि गलत लोगों के पास भी राशन कार्ड है. चीज करना चाहिए जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राशन कार्ड कोई इंसान खुद नहीं बना रहे हैं, वो कोई अधिकारी है जिनका काम है. तो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सीधी बात है. और आप जिसको रेफर कर रहे हैं वो कितना भी छोटा परसेंटेज हो, लेकिन वो नहीं किया जा सकता जब तक कि ऑफिशियल कल्यूजन और करप्शन ना हो रहा हो. मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा कि इतने बोगस राशन कार्ड हमें मिले, आरटीआई एप्लीकेशन लगाई गई कि आप ये बता दीजिए इतने बोगस राशन कार्ड बनाने वालों के पास आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ. तो उन्होंने कहा कोई एक्शन नहीं लिया गया. तो अब अगर जो काम करने की जरूरत है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो नहीं किया जाएगा, जो अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स है, ग्रीवेंस रिड्रेस फ्रेमवर्क है, उसको नहीं बनाया जाएगा, तो ये जो कुछ आंकड़े हैं ये बार बार घुमाते जाएंगे. इसीलिए कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा का पार्ट हो गया, क्योंकि अगर कोई सरकार वास्तव में सीरियस है कि हम गलत हाथ में राशन कार्ड नहीं देंगे तो वो उस पर एक्शन लेगी, और हम सब जानते हैं कि एक्शन लेने का तरीका क्या है. दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब बात उठी कि रजिस्ट्रेशन तो कर लीजिए, लोगों का पता चले कि कितने लोग हैं जिनके पास जिनको जरूरत है राशन की और इन सब चीजों की. तो ई श्रम पोर्टल के ऊपर अब जब रजिस्ट्रेशन हुई है तो आज की डेट में अगर आप ई श्रम पोर्टल पे जाएंगे तो 28 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स जो है उस पर आज रजिस्टर्ड है. लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, अब सरकार दूसरी बात पे आ गई है कि अब तो रजिस्टर हो गए, अब कोई तकलीफ नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार पूछ लिया कि रजिस्टर करने केवल थोड़ी काम था, आप ये बताइए आप उनको दे क्या रहे हैं. और आपने पैरामीटर तो कहते नहीं अब तो राशि की कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो सब रजिस्टर हो गए. तो कोर्ट ने एक सवाल पूछ लिया कि आप ये बताइए कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया क्या आपने पूछा आपके पास राशन कार्ड है कि नहीं. तो सरकार ने बोला हमने नहीं पूछा. तो आज अगर इफ वी वांट टू ट्रूली आइडेंटिफाई कि कौन लोग हैं जिनको राशन की जरूरत है और उन लोगों को कैसे मिलेगा, तो सरकार जब काम कर रही है वो मंशा ही नहीं है. दैट इज द बॉटम लाइन. और ये जो पूरा फ्रीबीज का डिबेट और ये सारी चीजें चलती है पूरा बहकाने की और डाइवर्ट करने की बात है. सरकार को क्लियरली मालूम है फूड बास्केट को आप एक्सपैंड करिए, मतलब दाल नहीं होगी, दूध नहीं बच्चों को मिलेगा, अंडा नहीं मिलेगा, कोई भी पोषण का सामान दिया नहीं जाएगा, तो किस तरीके से कुपोषण रुकेगा. और आप केवल ये कहते रहेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो बड़ा है, गलत पैमाना है. तो आई जस्ट मैं एक छोटी चीज़ इसी मौके पर आप कहना चाह रहा हूँ. हम जैसे लोगों ने जिंदगी भर साथ जहाँ कमियाँ थी, भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ लड़े, मार भी खाए हैं, सब कुछ किया है, जमीन पे गए हैं. एक इन्होंने एक तरीका निकाला अभी कि यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट एक एमएमएस ऐप, ये सुनने लायक है, एनएमएस ऐप को उसको कहते हैं, कुछ लोग तो कहने लग गए इसको नरेंद्र मोदी ऐप, क्योंकि वो वहाँ कह रहे हैं कि आप फोटो लीजिएगा लोगों को. केंद्रीय सरकार कह रही है सारे नरेगा के वर्कर्स, अब 10 करोड़ लोग छोटे छोटे गाँव में आते हैं, दिन में 2 बार फोटो लीजिएगा, और जिनका फोटो नहीं आएगा उनको अटेंडेंस नहीं मिलेगा. तो आपको स्थिति देखनी चाहिए उस रिमोट जगहों में,
और पहले उन्होंने कहा था कि ठीक है हम इसका एक मैनुअल ओवरराइड कर सकते हैं, वीडियो कह सकता है कि नहीं इनके यहाँ तो आए थे और मस्ट्रोल में आया है और ये ऐप चलानी, उस समय कनेक्टिविटी नहीं थी, कुछ और चीज़ नहीं थी। लेकिन 100% उन्होंने कह दिया ये हम ब्लॉक कर रहे हैं, कलेक्टर को दे रहे हैं और कलेक्टर के लिए भी एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर। तो हमने एक छोटा सा सर्वे किया, 15 मस्ट्रोल में 300 लोगों की हाजिरी कटी थी जहाँ वो गए थे काम पे, लेकिन क्योंकि वो ऐप काम नहीं किया उस समय उनकी हाजिरी कटी। अब आप सोच लो कि आप कितनी तकलीफ में लोगों को डाल रहे हो। लेकिन आपने ये क्यों किया? करप्शन से लड़ने के लिए। हमने पूछा आपने एक भी बार देखा क्या कि किसका आया? क्योंकि आज क्या करने लगे लोग, क्योंकि लोग तो बहुत उस्ताद हैं, जिनको करप्शन करना है 5 लोगों का फोटो इनको लेना है तो उन्हें 5 लोगों को उन्होंने आपने 10 बार ले लिया तो आपने दिखा दिया 50 लोग हैं। देखने वाला कौन है उन फोटोज को? तो आपने मान लो ये तरीका भी दिखा दिया, कनेक्टिविटी भी दे दी, सब कुछ दे दिया। इसको केवल काम में लिया जा रहा है लोगों को तकलीफ देने के लिए, और उसके ऊपर उनको उनका जो हक है, जो हक करने वाला है उसको नहीं मिल रहा है और दूसरों का मिली भगत में मिल रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।